Good morning, my dear student. Today we are going to read your next topic. Your next topic is cities in Mesopotamian culture. But before start this topic, I would like to recall what we have read in my previous video. It is good for you and you can easily interconnect with the previous topic to this topic. So let us come on the topic trading town in pastoral zone. Dear student, we have read in this topic that कि किस तरीके से वहाँ पे हमने देखा कि 2000 BC में मारी एक जो सिटी थी वो डेवलप हुआ। और मारी के डेवलपमेंट के साथ साथ हमने देखा कि यूफ्रेटस रिवर के वहाँ होने से कृषि के डेवलपमेंट भी खूब हुए, खेती भी खूब हुई, खेती के साथ साथ पास्टोरल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। अब पास्टोरल इंडस्ट्री इट मीन्स हर्डर्स और पीजेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स की बात भी हमने की थी। हमने कहा था दोनों के बीच प्रायः कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाया करते थे। इवन उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे के प्रति अपने बार्टरिंग सिस्टम के थ्रू अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। पीजेंट्स उन्हें खाने के लिए अनाज देते थे और हर्डर्स जो थे, पास्टलिस्ट जो थे, वो जो पशुपालक थे, वो उसके बदले मीट, बाल पशुओं के और इस तरह की उपयोगी चीज़ें उन्हें एक्सचेंज करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था चलती थी। लेकिन उनके बीच काफ़ी कभी कभी पशुओं को उनके खेतों से गुजारने पे या पशुओं को अपने खेतों से न ले जाने के कारण दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती थी। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने इसमें ये भी देखा था कि किस तरीके से बाद में ये पास्टलिस्ट इंडस्ट्री के लोग आपस में लड़ाइयों के बाद अपने को एक जगह निश्चित जगह पे सेट किए और सेट करने के बाद राजा के रूप में या स्थायी किंग के रूप में अपने को स्टेब्लिश कर लिया। आई मीन टू से दैट वी हैव रीड अबाउट द प्रीवियस पैराग्राफ दैट द डेवलपमेंट ऑफ pastoralism and development of the good agriculturist society. And we have also read about the conflict between them. We have discussed on their settlements that the herders set himself as a proper community and started administration. फिर वहाँ पे लोगों ने उनके प्रति क्या किस तरीके का व्यवहार किया। फिर वो राजा के रूप में आए तो उनको उनके ऊपर राजा जो वहाँ के स्थानीय लोगों थे प्रॉपर निगरानी रखा और धीरे धीरे वो उस समाज की हिस्सा बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ अंतर संबंध हो गए। हमने इसके अलावा आपका एक टॉपिक और पढ़ा था द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरलिन। हम लोगों ने इन चैप्टर को देखा था कि किस तरीके से जो द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग जिमरलिन के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि मारी का एक विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवारों के निवास स्थान था, जिसके एविडेंस हमको उत्खनन में मिले, एक्सकवेशन में मिले। वहाँ पे महल के पूरे पूरे एविडेंस मिले। जिमरलिन की एक रॉयल लाइफ, उसका रॉयल पैलेस और खाने की जो चीज़ें वो खाता था उसकी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें, कमरे, फोर्टिफिकेशन, इन सारी चीज़ों पे हमने जिमरलिन पे बात की थी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू हैव टू रीड इट एंड यू शुड लर्न इट। सो हम लोग आज टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज आई थिंक द cities in Mesopotamian culture. We will read today. मेसोपोटामिया, वहाँ के निवासी स्पेशली सिटी लाइफ को बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे। वो अनेक कम्युनिटी में बटे थे, अनेक कल्चर में बटे थे
मैंने आपसे इसके पहले एक टॉपिक बताया कि किस तरीके के एमराइट्स, असीरियन, अकाडियंस एक जगह आके स्टेब्लिश हो चुके थे, अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी रहे थे, साथ साथ जी रहे थे। तो शहर में रहने वाले लोग, मेसोपोटामिया के लोग, अपने को शहर में रखना ज़्यादा महत्व देते थे और शहरों में मिली जुली संस्कृति के लोग एक साथ रहते थे। दो चीज़ें क्लियर है। इट मीन्स मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपुल्स of many communities and the culture lived side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. और फिर जब ये शहर आपसी लड़ाइयों में टूट जाते थे, खंडित हो जाते थे, तो युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद भी वो अपने लिटरेचर में, अपनी पोएट्री में, अपने काव्यों में इन चीज़ों को जीवित रखते थे। काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग को अपने नगरों पे कितना गर्व था, इस बात का भी काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हमें प्राप्त होता है, काफ़ी एविडेंसेस बाय लिटरेचर के थ्रू हमें मिलती है, जिसमें अपने नगरों पे गर्व करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से उनकी जो डिटेल्स थी गिलगमेश महाकाव्य में दिखाई देती है। गिलगमेश महाकाव्य के लास्ट फेजेस में जाते जाते हमें उनकी इन सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉर्म में, सिटी लाइफ के बारे में और अपने नगरों पे जो प्राइडनेस थी उनकी, उसके बारे में पता चलता है। गिलगमेश जो एक एपिक था उनके लिए, ये 12 पट्टिकाओं पे लिखा था, पतली पतली पट्टिकाओं, 12 पट्टिकाओं पे लिखा गया था। और एक ऐसी मान्यता है कि गिलगमेश ने अनमरकर के कुछ बाद, अनमरकर जो वहाँ का कुछ समय बाद वहाँ पे शासन किया। वो एक महान योद्धा भी था गिलगमेश, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। महान विजेता, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जीत के अपने राज्य में लाया, लेकिन उससे उस समय गहरा झटका लगा, जब उसमें काफ़ी दुखी हुआ वो, जब इस क्रम में उसका दोस्त, उसका मित्र जो बहुत बहादुर था, मारा गया। और उससे दुखी होकर गिलगमेश अमरत्व की खोज में चल दिया। सांसारिक चीज़ों से उसका मोह भंग हो गया और अब वो उन चीज़ों की तरफ जा रहा था, इमोर्टल लाइफ की तरफ हो गया, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। महासागरों, काफ़ी लंबी दूरी तय की उसने इस दुख से मुक्ति के लिए। उसने सागरों, महासागरों को पार किया, दुनिया का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्यों में सफलता नहीं मिली, मगर उसे वो शांति नहीं मिली जिसको चाह रहा था। कहता है कि अगर आप देखेंगे तो कहता है कि इमोरलिटी के लिए he then set out to find the secret of immorality, crossing the wraith that surround the world। दुनिया के सभी चित्रों, सागर, महासागर, सबको क्रॉस करता हुआ शांति की तलाश, अमरत्व की तलाश कर रहा था। लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ, उसे अपने साहसिक कार्यों में सफलता नहीं मिली और अंततः हार कर वो अपने राज्य लौट आया। गिलगमेश अपने राज्य वापस लौट आया, जहाँ वो अपने आप को ये सिंपैथाइज करने लगा, सांत्वना देने लगा और सांत्वना देने के क्रम में वो शहर की चारदीवारियों के पास आगे पीछे घूमने लगा। तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पे पड़ी जिनकी नींव डाली गई थी। वहाँ विभोर हो गया, वो बड़ा द्रवित हुआ। उसे पता चला कि शहर का वास्तविक जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, इन्हीं नींव की ईंटों में बना है। इसी नींव की ईंटों पे ये दीवार खड़ी है और इस दीवार पे ये महल खड़े हैं। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत होता है। गिलगमेश
उसको जीवन के मूल लक्ष्यों के बारे में मालूम चल जाता है। गिलगमेश जो महाकाव्य का एक महान योद्धा था, नायक था, उसको सच्चाई का पता चलता है। यहाँ गिलगमेश एक जनजातीय योद्धा की तरह है, ट्राइबल पीपल की वॉरियर की तरह है, और वो ये नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है और उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और इस युद्ध का आनंद लेंगे। इस प्रकार से नगर में ही सांत्वना मिलती है और वह प्रजा का प्रिय बन के देर तक शासन करता है। यही कहानी इस पैराग्राफ में बताई गई है। पूरे पैराग्राफ में गिलगमेश की स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। गिलगमेश, आइए देखते हैं क्या कहता है। द poignant reminder to us the pride of Mesopotamians took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. Yes, I have already discussed about that. The Gilgamesh story, the Gilgamesh epic was written on the 12 tablet. It was very famous epic during that time. Gilgamesh was a warrior, Gilgamesh was a king. Gilgamesh is said to have ruled that was written, sorry, Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk sometime after Anmarkar. After Anmarkar, Gilgamesh became king of city Uruk, a great hero who subdued people far and wide. He conquered the very vast area. बड़े क्षेत्रों को उसने जीता। अनमरकर के कुछ समय बाद वो उरुक का शासक बना था और उसने एक बड़े क्षेत्र को जीता। He got to shock when his heroic friend died. उसे बड़ा दुख हुआ। He got to shock जब उसका एक दोस्त, वीर मित्र, बहादुर साथी मारा गया, युद्ध भूमि में मर गया। He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surround the world. अपने दोस्त की मृत्यु के बाद बड़ा दुखी हुआ और इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसने अमरत्व की खोज की, अमरत्व को खोजना चाहा और इस अमरत्व की तलाश में वो दूर दराज के महासागरों, पहाड़ियों सबको क्रॉस करता हुआ काफ़ी लंबी यात्रा किया। बट अनफॉर्चुनेटली cannot find the immortality and he returned back their home, returned back their city Uruk. And when he was wandering hither and thither with the near of the wall of the Uruk city, suddenly he saw the city wall back and forth. He felt that what is actuality. He can understand. वह इस बात को समझ सकता था। अब now that time when he observed the नींव की जब उसने ईंटें देखी तो उन चीज़ों को समझ चुका था। गिलगमेश फेल्ड इमोर्टलिटी की तलाश में जब गया तो गिलगमेश को चीज़ नहीं मिली। गिलगमेश फेल्ड एंड रिटर्न टू देयर हैज consolated himself by walking along the city wall back and forth. He admired the foundation made of fired bricks that he had put into place. Yes, that is what I am explaining with you. That when he saw the foundation bricks, foundation fire bricks, he felt that what is actuality. He felt that the truthness of life. वो ये बात समझ गया कि किस तरीके से जीवन का विकास, किस तरीके से मानव अपने समाज का ही एक हिस्सा है और उसी की अपॉर्चुनिटी से राज्य का विकास हो। फिर कहता है, इट इज़ ऑन द सिटी वॉल ऑफ उरुक that the long tale of heroism and endeavor the fizzles out. Gilgamesh does not say that even
though he will die, his son will outlive him as a tribal hero would have done. He take consolations in the city that his people had built. यहाँ गिलगमेश एक ट्राइबल पीपल के रूप में दिखाई देता है, एक जनजाति योद्धा की तरह। लेकिन वो ये जनजाति योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, और वो ये भी नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, उसके पुत्र जीवित रहेंगे और इस नगर का आनंद लेंगे। इस तरह की बात वो नहीं कहता। वो कहता है इस प्रकार वो अपने नगर में उसकी जो सांत्वना मिलती है, कहता है कि एक्चुअल ट्रूथनेस क्या है ये हमें जानना चाहिए, और यहीं पे गिलगमेश की स्टोरी समाप्त होती है। गिलगमेश 2 नंबर के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट गिलगमेश या हु वाज गिलगमेश, और आपको उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है द लीगेसी ऑफ राइटिंग। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू minutely observe this paragraph because the various question arise here। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं आपके एग्जाम में। दिस टॉपिक इज also important because here we will read about that their knowledge, their actual knowledge, I mean to say that Mesopotamians people knowledge, उनकी लिगेसी क्या थी, राइटिंग्स क्या थी, लेखन कला का देन क्या था, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। मेसोपोटामिया के लोगों ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया दुनिया के लिए, we will discuss here the legacy of writing। While the moving narrative can be transmitted orally since required written text that generation of scholars can read and build upon, perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly traditions of time, reckoning and the mathematics। This is very important। While moving narratives can be transmitted orally, जब हम इस चीज़ को समझें, कहता है कि मर्मस्पर्शी जो कहानियाँ हैं, जो किस्सों की तरह के वर्णन हैं, जो मौखिक रूप में एक दूसरे को सुनाए गए, जो जिसे एक दूसरे के माउथ टू माउथ पहुँचे, और उसी के माध्यम से आज इस स्टोरी को जीवित रखा गया, उसके इंफॉर्मेशंस को जीवित रखा गया। कहता है हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों किस्सों की तरह के वर्णन तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है। कहानियों को भले ही हम एक 1 to 1 माउथ टू माउथ करके जीवित रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान को जीवित रखने के लिए, साइंस को जीवित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें एक रिटेन एविडेंस चाहिए। किताबों की जरूरत पड़ेगी, रिटेन एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि विद्वानों को आगे, स्कॉलर को आगे आने वाली पीढ़ियां जो वो लिख के जाए उनको पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन, मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया को जो सबसे बड़ी देन दी वो था उनकी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन। उनका ज्ञान गणित का सबसे महत्वपूर्ण था जो वो दुनिया को दिया। इट मीन्स ऑथर वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट द लेगेसी ऑफ राइटिंग ऑफ द मेसोपोटामियन पीपल। He emphasized that the mathematics and calculations, that was the great contribution for the world by the Mesopotamian people. How? Let us see. Dating around 1800 BC are tablets with multiplication and division tablets, square and square root tables and tables of compound interest, that square root of 2 was given as 1 plus 24 oblique 60 plus 51 oblique 60 square plus 10 oblique 60 cube। It is
clear mention here about the knowledge of mathematics, about the knowledge of calculation of the Mesopotamian people. अगर आप इन चीज़ों को देखें तो 1800 BC के आसपास कुछ टेबलेट्स मिली जिन पे गुणा, भाग, आई मीन टू से मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और उनकी जो डाटाज हैं, तालिकाएं हैं, वर्गमूल, घनमूल, चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं. आई होप you can understand the square, you can understand the square root, you can understand the tables, and also the table compound interest. The square root of 2 was given as, लिखे गए, बताए गए, टेबलेट्स पे, मिट्टी के टेबलेट्स पे बना के उनको एक्सप्रेस किया गया है. Behalf of that we can say that they were known, वो जानते थे अच्छे से. If you work this out, you will find that the answer is 1.41421296, only slightly different from the correct answer 1.41421356. Student had to solve problems such as the following: a field of area such is covered 1 finger deep in water. Find out the volume of water. It means अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें, इसका उत्तर आंसर क्या होगा? 1.41421296, जो इसके एक्चुअल आंसर के नज़दीक है 1.41421356, जिससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है. अगर आप देखेंगे तो 296 लास्ट में और 356, लिटिल बिट डिफरेंसेस विच वी हैव सीन हियर द एक्चुअल कैलकुलेशंस. और ये कैलकुलेशन वो कर रहे थे उस समय जब आज के करीब 1800 BC, करीब 2000 साल पहले. इस समय के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे कि अगर एक खेत का क्षेत्रफल अगर कह रहा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज दैट अ फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच इज कवर्ड 1 finger डीप इन वाटर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो कह रहा है एक खेत को अगर पानी से भरा जाए तो अगर कह रहा है कि खेत में क्षेत्रफल इतना है और से एक अंगुल गहरे पानी में डूबा है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताइए. इट मीन्स उसका पूरा एरिया निकालने के लिए कह रहा है. ये चीज़ें, इन चीज़ों को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है कितने आसानी से, और वो इसको करते थे. इसके बाद आगे और देखेंगे आपको तो आपको डेटिंग समझ में आएगी. उनको मंथ का ज्ञान था, ईयर के सारे मंथ की डिटेल वो करते थे. द डिवीजन ऑफ ईयर इनटू 12 months अकॉर्डिंग टू द revolution of the moon around the earth. The division of the month into 4 weeks, the day into 24 hours, and the hour into 60 minutes. All that Mesopotamian. These time division were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islam, and then to the medieval Europe. Whenever solar and lunar eclipse were observed, their occurrence was noted according to year, month and day. So too there were record about the observed positive positions of stars and constellations in the night sky. You have to consider about that. You have to observe about this paragraph, and then you can easily understand the intellectuality of the Mesopotamian people. वहाँ के लोगों के ज्ञान की, वहाँ के लोगों की प्रभुत्ता की जानकारी आपको यहाँ मालूम चलेगी यदि आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो. कहता है डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 months.
साल को पृथ्वी के चारों ओर, कहते हैं कि जब वो पूरी चीज़ों को ध्यान देते हैं, कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार जो मूवमेंट ऑफ द मून, उन्होंने एक साल को पूरे 12 महीनों में बांटा। उनके 12th ईयर किस पे बेस्ड थे? दैट वाज बेस्ड ऑन नॉट सोलर मूवमेंट, दैट वाज बेस्ड ऑन द लूनर मूवमेंट। चंद्रमा की गति के आधार पर उन्होंने साल को बांटा था। उन्होंने उसके अनुसार पूरे वर्ष को 12 महीनों में बांटा और एक महीने में 4 हफ्ते विभाजित किए गए, 4 वीक्स इन 1 मंथ। एक दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स इन 1 डे एंड 60 मिनट्स इन 1 आवर। दैट इज सेम प्रैक्टिसेस नाउ दैट टाइम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आज सेम प्रैक्टिस अकॉर्डिंग हम आज भी इन डाटास के आधार पे ज़िंदगी जी रहे हैं। मेसोपोटामिया वासियों में जो डिटेल्स हमें मिली, उसका विभाजन, उसका जो बंटवारा किया गया, सिकंदर के उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर्स के जो सक्सेसर्स थे उन लोगों ने भी इसे अडॉप्ट किया। फिर वहाँ से रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और यही मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। इन सारे की डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपके चैप्टर 7 में। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो ज्ञान मेसोपोटामिया के लोगों को था वो ज्ञान मेसोपोटामिया के लोगों से ग्रीक को मिला। फिर ग्रीक से ये नॉलेज इस्लाम को मिला और इस्लाम के बाद ही तेजी से पसंद। आज भी मुस्लिम कैलेंडर बेस्ड ऑन लूनर मूवमेंट, चंद्रमा की गति पे आज भी इस्लामिक कैलेंडर काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी कहानी है, कितनी पुरानी चीज़ें रन कर रही थी और आज उसका हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। कहता है जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण हो, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, we have discussed whenever solar and lunar eclipse were observed, their occurrence was noted according to year, month and day। तो उनकी घटनाओं का पूरा डिटेल, कब घटित हुई, किस वर्ष में घटित हुई, किस महीने में घटित हुई, किस दिन में ये घटना हुई, उसका पूरा डिटेल रखा जाता था, हिसाब रखी जाती थी। और रात को आकाश में तारों और तारा मंडलों की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उसका हिसाब किताब किया। Daily they minutely observe about the stars and their movement. They minutely observe the nakshatra and the movement of the solar and the movement of the lunar eclipse. Daily they minutely observe on that, and they maintain the detail. They maintain the movement on paper, on tablet. That is the very important thing. It is a great contribution of the Mesopotamia for the world. उन्होंने दुनिया को बहुत बड़ी चीज़ें दी। कहते हैं none of these the momentous of Mesopotamian achievement would have been possible without writing and the urban institution of school, where students read and copied earlier written tablets and where some boys were trained to become not record keeper for the administration, but intellectuals who could build on the work of their predecessors. We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of the Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally at two early attempts to locate the preserve, the text and the tradition of the past. Okay, the Mesopotamian people none of these the momentous Mesopotamian achievement would have been possible without writing in the urban institution of the schools. कह रहा है मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियाँ
किस तरीके से लोगों के द्वारा जानी गई, इसके लिए हम एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि इनके लिए कोई स्कूल होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे इस बातों को लिखा गया हो। और इसके लिए एक बात कहता है कि मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि उनके पास लेखन कला और विद्यालयों जैसी संस्था का अभाव होता है, जहाँ विद्यार्थी, जहाँ स्टूडेंट इन पुरानी जो रिटन टेबलेट्स थे उन पट्टिकाओं को पढ़ते थे, उनकी नकल करते थे, और जहाँ कुछ छात्रों को इसकी नकल के लिए, कुछ छात्रों को इसकी कॉपी करने के लिए, और जो विद्वान, जो अच्छे विद्यार्थी होते थे, जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते थे, उनको प्रशासन का काम देखने के लिए, उनको रिकॉर्ड कीपर, उनको इंटेलेक्चुअल्स हु कुड बिल्ड ऑन द वर्क ऑफ देयर प्रोसेसिंग, मतलब हिसाब किताब, लेखा बही की चीज़ों को रखने के लिए रखा, मतलब स्टूडेंट्स की कैटेगरी कर दी गई। कुछ स्टूडेंट्स लिखने का काम करते थे, रिकॉर्ड कीपर का काम करते थे, जो थोड़े अच्छे होते थे, वो जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होती थी, उनको हिसाब किताब में लगा दिया जाता, अकाउंट सेक्शन में काम करने लगते थे। और इस तरीके से पूरी डिटेल मेसोपोटामिया के वो लिखने का काम करते थे। कहता है इनका नॉलेज अगर स्कूल नहीं होता, इनका नॉलेज अगर उनके पास लिखने की कला नहीं होती, राइटिंग स्किल्स नहीं होती, तो कैसे इतना दिन तक चलता। कहता इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर देम बट दे डिड इट, लेकिन उन्होंने इसको किया, और ये ही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। अपने हिसाब किताब को उन्होंने कितने अच्छे से किया। कुछ स्टूडेंट जो पट्टिकाओं को पढ़ते उनकी नकल करते थे, और कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हम उन्हें दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिनके द्वारा अतीत के जो प्रलेख हैं, जो अतीत की बातें हैं, टू अर्ली अटेम्प्ट्स टू लोकेट एंड प्रिजर्व द टेक्स्ट एंड द ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट, परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी इस स्टूडेंट के द्वारा। तो आज इन चीज़ों को समझने में हमने समझा कि किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने लिखने की कला का विकास किया, और लिखने की कला के बाद उन्होंने कैलेंडर बनाए, उन्होंने कैलकुलेशन किया, मैथमेटिक्स का उनको अच्छा जानकारी थी, अर्थमेटिक्स के बारे में डिटेल किया उन्होंने, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की पूरी डिटेल्स उनके टेबलेट में मेंशन है। सो वी कैन से दैट इट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और कहता है ये सब लिखे कैसे, बचे कैसे, तो कहता है कि ये सब निश्चित रूप से उनके पास ऐसे स्कूल रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे, स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा लिखने का। कहता है देयर आर द वेरियस कैटेगरी इन स्टूडेंट आल्सो, कुछ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कीपर थे, कुछ स्टूडेंट्स कॉपी करते थे टेबलेट्स पे उन पुरानी चीज़ों की, अपने एंसेस्टर्स की बातें जो उन्होंने कहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। कुछ जो अच्छे लोग थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डाला जाता था और उनको उस काम के लिए मोटिवेट किया जाता था जिससे वो अपने पूर्वजों की विद्वता, पूर्वजों की महानता, पूर्वजों का ज्ञान आगे बढ़ा सके। तो आज इन चीज़ों में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड बाय, टेक केयर।